नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए जिसका भी 6 सितंबर को एग्जाम है, उसके लिए आज जो है कि एक स्पेशल क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। तो आप सभी इसे पूरा कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा और जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। तो जितने प्रश्न आपको बताएंगे इसे पूरा याद जरूर कर लीजिएगा। आप सभी सारे एक्सपेक्टेड सिलेक्टेड प्रश्न है आपके पेपर में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति की बात किया जाए तो देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, याद रखिएगा, यानी कि पहला नागरिक होता है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अच्छा, अगर क्वेश्चन यहां पूछा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, यानी कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर राष्ट्रपति बनने की उम्र की बात किया जाए तो 35 वर्ष होता है। अगर उपराष्ट्रपति बनने की उम्र की बात किया जाए तो 35 वर्ष होता है, और राज्यपाल बनने के लिए जो भी 35 वर्ष होता है। और सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल जो देखते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है अलग अलग राज्यों में, और राष्ट्रपति जो होता है इसी के अनुसार जो है कि राज्यपाल कार्य करता है। बाकी बात जो उपराष्ट्रपति आप सभी देखते हैं ये लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इतना फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। अगला है समाजवाद का अर्थ है, तो राइट आंसर होगा सामाजिक न्याय, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं। देखिए, रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में क्या होता है, बादल तो लगता है पर वहां पर बारिश नहीं होता है। कारण क्या है? कम आर्द्रता के कारण, याद रखिएगा। जबकि सबसे अधिक भारत में बारिश कहां पे होता है? मानसीराम मेघालय में होता है। इससे पहले चेरापूंजी था, बट अभी मानसीराम मेघालय है। अगला है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। देखिए, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल चल रहा था तो इसी समय 3 प्रमुख उद्योग की स्थापना होता है, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। याद रखिएगा, दुर्गापुर जो स्थापित हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला स्थापित हुआ था जर्मनी के सहयोग से। यही क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद भिलाई की बात किया जाए तो वो आपका रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था, इतना याद रखिएगा। और उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक आपका प्रमुख उद्योग की स्थापना होता है झारखंड में, जिसे हम बोकारो स्टील प्लांट कहते हैं 1964 में, और यह भी आपका रूस के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। तो इतना फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, जर्मनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश में भारत एक अल्पकालिक नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो सबसे पहले यह समझिए कि अल्पकालिक का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए, अल्पकालिक का मतलब होता है कि कुछ समय तक चलता है, उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है नदी, यानी कि लंबे दूर तक नहीं जाती। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। याद रखिएगा, कक्ष के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, ये कक्ष के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है, याद रखिएगा, लूनी नदी। इसीलिए इसे अल्पकालिक नदी कहते हैं और ये पश्चिम की ओर बहती है। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है नदी, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा आप एक याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है और एक ताप्ती नदी, ताप्ती नदी जो है ये दोनों आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, और ये अमरकंटक से इसका उद्गम है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा वायु, याद रखिएगा आप सभी। ये सभी अजैवीय अवयव है, जबकि जानवर हो गया, वनस्पति, मृदा, ये सभी आपका जैवीय अवयव हो जाएगा। अगला है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। देखिए, आरबीआई की स्थापना 1935 में ही किया गया था, बट इसका गवर्नर की बात किया जाए और भारतीय गवर्नर तो आपका सीडी देशमुख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि नागिन झील किस राज्य में है। देखिए, जितने भी शेषनाग, बेरीनाग, नाग नागिन वाला झील जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा देवताल हो गया, महिताल हो गया या नैनीताल हो गया, ये सभी झील जो आपको देखने के लिए मिलता है वो उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाता है। तो यानी कि ताल ताल जो पीछे में लगा है वो सभी उत्तराखंड में करीब करीब आपको मिलेगा, कुछ हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में है। इसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसे दूधिया मैग्नीशियम कहा जाता है। उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, यानी कि किस में इसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा प्रति अम्ल बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का जन्म किस आकाशगंगा में हुआ था। तो ये मिल्की वेव आकाशगंगा में हुआ था। तो हम सभी का आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वेव, याद रखिएगा आप सभी। अगला है जिसे हम सभी हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था। देखिए, एक पनामा नहर है जो आपको अमेरिका में देखने के लिए मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। पनामा एक देश है, और एक आपका स्वेज नहर है, याद रखिएगा आप सभी, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसकी स्थापना 1869 में किया गया था।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और यही सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात किया गया है, उच्चतम याद रखिएगा आप सभी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो 65 वर्ष हो जाएगा। अगर ये उच्च न्यायालय की बात करता हाई कोर्ट, तब आपका यहाँ पर 63 वर्ष होता, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कराने वाला स्थान कौन सा है? तो यही आपको बताए थे, ये आपका मानसीराम मेघालय हो जाएगा। इसको मानसीराम मेघालय कीजिए आप सभी, मानसीराम मेघालय में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये आपका 8वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। जबकि सोन नदी की अगर बात किया जाए, सोन नदी, नर्मदा नदी, ये सभी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर होगा जैविक तथा अजैविक। जैविक तथा अजैविक ये दोनों पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक हैं। आइए अगला प्रश्न है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस की बात किया गया है ना, तो लोहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, लोहा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारित तंत्र का अजैवीय घटक है? देखिए अजैवीय घटक हो जाएगा जल, जबकि जीवाणु, क्लारेला और उसके बाद मानव, ये सभी आपका जैवीय घटक है। जबकि जल क्या है? अजैवीय है, याद रखिएगा आप सभी। वायु क्या है? अजैवीय है। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनती हैं, तो राइट आंसर होगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक से, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिका कांग है? तो प्लास्टिड जो है ये सबसे बड़ा कोशिका कांग है, याद रखिएगा आप सभी। प्लास्टिड किस में देखने के लिए मिलता है? ये प्लास्टिड जो है ये किस में रहता है? तो पादप कोशिका में रहता है, याद रखिएगा आप सभी। पादप कोशिका में प्लास्टिड रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए प्लास्टिड जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, सिर्फ पादप कोशिका में होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है ये राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो देखिए पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट। अगला है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो मापते हैं हम सभी डेसिबल से मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप को किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? तो देखिए साधारण बातचीत की बात किया जाए तो 30 से 40 डेसिबल हो जाएगा। जैसे कि दुकान में आपसे ज़्यादातर शोरगुल जो देखते हैं वो लगभग 80 से लेकर 100 डेसिबल होता है, ठीक है। थोड़ा सा चीख के आपसे बोल दीजिए तो वो लगभग 50 से 60 के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगला है, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा। जबकि राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बात समझ गए आप सभी? आइए अगला है कि किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम क्या होगा? देखिए एक होता है फ़ारेनहाइट पे, एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है? एक आपका डिग्री सेल्सियस पे होता है और एक होता है आपका केल्विन पे। अगर मानव शरीर का समान तापक्रम पूछा जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है, और डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 37 डिग्री के अप्रॉक्स में, याद रखिएगा। 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में 36.7 के करीब में होता है। अगला है, मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो देखिए मियादी ज्वर जो है ये जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है, टाइफाइड पैदा किया जाता है? तो देखिए टाइफाइड जो पैदा होता है ये आपका होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? तो देखिए जब दाढ़ी बनाते हैं उस समय जो दर्पण लगा रहता है वो आपका अवतल दर्पण लगा रहता है।
क्या लगा रहा था, अवतल। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, इससे छोटा वस्तु क्या होता है, बड़ा करके दिखाता है ये। जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है, ये बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है। इसलिए देखिएगा जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, जो ड्राइवर के पास मिरर देखते हैं आप सभी, उसमें आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि पीछे का जो होता है बड़ा बड़ा वस्तु होता है वो सारा छोटा करके आपको एक जगह दिखाई देता है। जबकि गाड़ी की हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा एक सही है। देखिए सही तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा। ये दर्पण का सूत्र है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर लेंस का पूछता तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लग जाता, तो जो यहाँ प्लस दिया हुआ है ये आपका दर्पण का हो जाएगा, और उसके बाद माइनस रहता तो वो लेंस का हो जाता। अगला है निम्न में से किस उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो देखिए बेटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, तो बी राइट आंसर होगा। सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, याद जरूर कर लीजिएगा। रक्त थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। तो रक्त को थक्का बनने के लिए आपका विटामिन के ही जरूरी होता है, याद रखिएगा आप सभी, विटामिन के। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। तो देखिए किसी भी तत्व के समस्थानिक जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण ये भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण, और ये दोनों नाभिक में होता है। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में रहता है, याद रखिएगा आपसे, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर गमन करता है। तो याद रखिएगा। तो देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या की बात किया जाए तो आपका 3 समस्थानिक होता है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा समस्थानिक पोलोनियम का है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे वृत्त या व्यापार कहते हैं। तो देखिए वृत्ति या व्यापार जो कहा जाता है, हिंदी का ये सवाल है, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप सभी। अगर आपसे वृत्ति या व्यापार की बात किया जाए तो ये शब्द शक्ति को कहा जाता है। देखिए शब्द शक्ति से काफी ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। देखिए शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने जाते हैं। तो मूलतः 3 ही भेद होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होता है। तो 3 आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद का एक प्रकार नहीं है। तो अभी हम जो बताएं आपको कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना होता है, जबकि रस नहीं होता। तो याद रखिएगा डी राइट आंसर होगा। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितना है। तो अस्थाई भाव की कुल संख्या 9 हो जाएगा। डायरेक्ट एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो इसे हम सभी निर्वेद कहते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव को क्या कहते हैं, निर्वेद कहते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, अस्थाई भाव से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे हमसे रीति कहते हैं, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव को। अच्छा, विस्मय रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो इसे हम सभी अद्भुत कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्भुत कहते हैं। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी। अगला है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। इसको मात्रा कीजिएगा आप सभी। मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। तो इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। जिसका समान समान मात्रा रहता है चारों चरणों में, उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। और जिसका विषम रहता है तो उसे विषम मात्रिक कहेंगे। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो देखिए सममात्रिक छंद का उदाहरण हो जाएगा चौपाई। इसमें सभी मात्रा जो होता है इसका समान सामान्य होता है। अगला है, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, यही काल, अली कली में ही, बंदियों आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो यहाँ पर छंद पूछा गया है। तो छंद आपको गिनती करने के लिए हम सभी सिखाएं, आपको बिल्कुल सिखाए हुए हैं। तो छंद गिनती करने के लिए आपको बताएं लघु और गुरु में गिनती किया जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट याद रखिएगा, इसमें दोहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, साक्षात संकेतित कहते हैं। तो साक्षात संकेतित कहते हैं अभिधा को। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। तो प्रथमा शक्ति जो कहा जाता है शब्द का, वह अभिधा को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है। तो विभत्स रस का अस्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा कहा जाता है, इसे ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है, क्रोध रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो इसे रौद्र कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है। तो देखिए शब्द अलंकार की बात किया जाए तो इसमें उपमा जो है ये शब्द अलंकार नहीं होगा, अर्थ अलंकार होगा। जबकि श्लेष, वीणा और वक्रोक्ति शब्द अलंकार का उदाहरण है। चरर मरर खुल गए अरर, रब स्फुटों में कौन सा अलंकार है।
तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण बार बार रिपीट करता है। यहाँ पर देखिएगा रा 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 बार बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक कनक ते सुगुनी मध्यकथा अधिकाय जे खाए बोराय और जग पाए बोराय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका यमक अलंकार होगा। देखिए कनक आपका 2 बार आया है। जब एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। एक कनक का अर्थ सोना भी होता है और एक कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, याद रखिएगा आप सभी। ज़्यादा सोना मिल जाने के बाद भी पगला जाइएगा और ज़्यादा धतूरा खाने के बाद भी पगला जाइएगा, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल आपको 54 क्वेश्चन कंप्लीट